नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला किया। चाहे बात गरीबों की हो, सांप्रदायिक हिंसा की हो या फिर सवाल पूछे जाने की, मोदी ने सीधे सीधे कहा जो लोग 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो हमसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग घोर पराजय के बावजूद आदत से मजबूर होने की वजह से हिंसा करके सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि जो गरीबों का निवाला छीनते थे वो अब फूड सिक्योरिटी का हवाला देते हैं। किस तरीके से मोदी ने आज निशाना साधा और क्या वाकई मोदी के विरोधी कर रहे हैं दंगों की राजनीति या जो बात विरोधी कह रहे हैं उसमें है दम, इस पर आज करेंगे ताल ठोक के बाद। शुरुआत करते हैं मोदी के भाषण से। हिंदुस्तान में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं घट रही है, हिंसा की किसी भी घटना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा ये विकास की पूर्व शर्त होती है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं हैरान हूं जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं, और जो लोग पूरे चुनाव में फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे, उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। और इसलिए भाइयों बहनों, विश्व में गौरवगान हो उसकी चिंता छोड़ करके भारत के गरीब का कल्याण हो इसका मार्ग चुनने का प्रयास किया है। तो हम आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, आपका रिएक्शन, क्योंकि 3 तरफा हमला सीधे सीधे कांग्रेस पर है नरेंद्र मोदी का आज। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, या बीजेपी की पार्टी के बारे में, और कांग्रेस के बारे में जो बता रहे हैं हमने 60 सालों में क्या किया, ये उसके पहले क्या किया और उसके आज़ादी के दौरान बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं। सबको पता है। ऐसा नहीं कि इतिहास किसी को जानता है, कि जानकारी किसी को नहीं। बीजेपी 1985 में सिर्फ 2 सीटें थी। उसके बाद 89 में ये 85 सीटें आई। क्यों आई? क्योंकि कम्युनल एजेंडा लेके आए, शिला पूजन शुरू किया, रथ यात्रा निकाला, विवाह, वो धर्मस्थल को तोड़ा, और तीनों मिला के 5000 लोगों की हत्या हुई पूरे हिंदुस्तान में। और बीजेपी का उद्भव वहीं से शुरू हुआ। 85 से बढ़कर के 7-7.5% इनका वोट तब हुआ करता था। 126 आए, फिर ये 181 आए। तो कोई सामाजिक सरोकार या राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे पर नहीं आए, ये कम्युनल एजेंडे पे आए। फिर अटल जी के बाद
एक इसमें गैप आ गया इनके कम्युनल एजेंडे में। आडवाणी जी की भी कम्युनल धार बथुरा गई थी, धीमी पड़ गई थी। गुजरात के जो कम्युनल चैंपियंस दोनों लोग थे वो राष्ट्रीय क्षितिज पे आए और उन लोगों ने फिर इस देश को एक तरह से पोलराइज करने का प्रयास किया और कामयाब हुए। मतलब आप तो कह रहे ये हैं दूसरों पे आरोप लगाना, आप या कहना जी। हम तथ्यों के आधार पे ये बता रहे हैं। इनका 2 सीट से 85 सीट, आप याद करें वो दिन शिला पूजन जो हुए थे 85 से, ये 85 से कह देना आज तक का कैसे हुआ ये भी बता दीजिए पहले। काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं जी। 85 से यहाँ तक जहां तक आ जाए हैं, क्या चीज? वो भी अभी बता दीजिए कि कैसे हुआ है, ताकि उस पर दोबारा ना पूछना पड़े फिर। वही तो मैं बता रहा हूं बीजेपी का, नहीं बीजेपी का वही तो मैं बता रहा हूं 85 से अब तक का। आप किस बीजेपी का मैंने बताया 85 के बाद 89, 91 क्या हुआ, फिर उसके बाद। और जब केंद्र में इस तरह आए तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रदेशों में किया, गुजरात में किया, कर्नाटक में किया। कर्नाटक में हुगली वाला इंसिडेंट आपको पता है, उसके बाद यहाँ आए। तो ये एक्सपेरिमेंट या ये जो फार्मूला था उसको ये जहां जहां करते गए, ये उसकी फसल काटते गए, क्योंकि इनके पास कभी भी बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं कि तो एक भी चुनाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे पर नहीं लड़ी है। इस फॉर्मूले को मान लूं गौरव भाटिया, अगर मैं जो बात ये बता रहे हैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह, तो इसका मतलब अखिलेश यादव अगर इतने बड़े बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाकर आए तो इसीलिए आए होंगे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे चुनाव जीतने के लिए। अगर देश की जनता दंगे कराने वालों को, खून बहाने वालों को, लोगों को मरवाने वालों को वोट देती है तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं आप मिसकोट कर रहे हैं। मैं नहीं प्लीज आपने सवाल ही सुना नहीं अखिलेश जी, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं अखिलेश जी। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन का अधिकार तो हमारे पास नहीं, आप उन्हीं से कह रहे हैं है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। हम बीजेपी की उद्भव की बात कर रहे हैं। चाहूंगा अब हम बीजेपी के आंकड़े के साथ मैं बता के दे रहा हूं। एक पार्टी के लोग खून कराते हैं तो उनको वोट मिलता है, दूसरी पार्टी के लोग कराते हैं तो उनको नहीं मिलता, ऐसे समझू। रोहित जी, गौरव बोलिए आप अपनी बात। पार्टी के लोग अपनी विचारधारा, अपने नीतियों पे चुनाव लड़ते हैं। ठीक गौरव जी बोलिए। रोहित जी बोलिए। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ना अखिलेश जी ने ऐसी कोई तुलना करी जी, और ना ये तुलना सही होगी। इसकी वजह यह है कि जब समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए कर रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की एक यात्रा करी और 400 से ज्यादा सभा करी। उस वक्त उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन्होंने सबको जोड़ने की बात करी और युवाओं, किसानों, बाकी शिक्षकों, वकीलों और सबकी साथ से हमारी सरकार आई। उस वक्त कोई दंगे नहीं कराए गए थे, हमारे किसी लीडर ने भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे, इसलिए तुलना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं अब आना चाहूंगा जो भाजपा सरकार आई है और वो किस तरह से आई है और अब तक वो क्या दे पाई है जनता को। भाजपा की सरकार जब चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह कहते थे कि विकास होगा और सबका होगा। जो पिछली यूपीए सरकार थी वो भ्रष्ट है, वो ये भी कहते थे। लेकिन हमने ये देखा कि आने के बाद हर चीज की कीमतें, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो रेल का किराया हो, सब बढ़ाया गया और आम आदमी की मुसीबतें बढ़ी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इन्फ्लेशन है कंट्री में। आज 3 महीने होने को आए हैं, एक बार भी इन्फ्लेशन पे कोई चर्चा नहीं है, उसको कैसे ठीक करेंगे ये नहीं बताया। और सबसे दुखद और सबसे चिंताजनक जो बात है वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, खासकर अगर उनकी कोई पार्टी से है जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो कि जनप्रतिनिधि होके अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बल्कि हमने देखा कि मुरादाबाद में क्या हुआ कि संगीत सोम जो कि मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी है, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वहां जाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो कहते हैं, सरकारी अफसरों को धमकी देते हैं कि नागिन की तरह उनकी शक्लें मेरी आंखों में छप गई हैं और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मेरठ में एक संगीन अपराध होता है
और एक महिला के साथ, और ये माना जाएगा कि जनप्रतिनिधि जाके उसके साथ खड़े होंगे, कोई आवश्यकता होगी, जरूरत होगी तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन वहां पे भी उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपाओं के नेताओं ने किया, और यही बात उन्होंने सहारनपुर में भी करने की कोशिश करी। तो चिंता की बात यह है कि कहां गया वो डेवलपमेंट का मॉडल, कहां गया वो विकास का मॉडल जिसकी भाजपा बात करती थी, और क्या सत्ता में आके सब कुछ भूल गए और सांप्रदायिकता इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनको लालच है कि वो एक प्रदेश में भी कब्जा करे, दंगे करा के दो प्रदेश में भी करे। है गौरव जी, ये बहुत दुख है। मुझे यकीन है, आप वकील हैं, आप फैक्ट्स अच्छे से बेहतर से जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे। मुझे यकीन है कि ये बातें कहते हुए आपको याद होगा कि जो भी आदमी पकड़ा गया मुख्य आरोपी सहारनपुर दंगों में, उसकी तस्वीर किसके साथ देश ने देखी थी। फिर भी मैं आपकी बात पास ऑन कर रहा हूं, हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, वो आपकी बात पर जवाब देंगे बीजेपी के नेता के नाते। सुधांशु मित्तल, मैं गौरव आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा उस वक्त। सुधांशु मित्तल बोलिए, दोनों की बात आपने सुन ली है। जरूर। रोहित जी, अभी सबने अखिलेश जी की भी और गौरव जी की बातें सुनी जी। मेरी नानी एक कहावत कहती थी कि खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों की बातों को सुन के लोगों को समझ आया होगा कि खिसियानी बिल्ली कैसे खंबा नोच रही है। अब मैं एक एक बात करता हूँ अखिलेश जी की। अखिलेश, जनादेश का सम्मान और आदर करना कुछ तो सीखिए। 282 सीट पे जनता हमें जिताती है और आपको 44 सीट पे खड़ा कर देती है हाशिए पे, और उसके बाद भी आप सीखने को तैयार नहीं है। आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। पूरे चुनाव में हमारा एक अकेला ऐसा प्रचार था जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी, और आप अपने चुनाव के प्रचारों को देख लीजिए। मैंने कहा ना कि वर्तमान देखिए, वर्तमान पे आप कहाँ हाशिए पर खड़े हुए हैं, कहाँ हम हैं, और क्या राजनीति होगी। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुयोजित था, कॉन्स्पिरेसी थी, महिला का रेप मेरठ में होता है और रोटियां सीखने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल की बात कर रहे हैं। उस महिला, आप लोगों के सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि महिला को न्याय दिलवाने की बातें नहीं हो रही हैं, और कम्युनल वायलेंस बिल की बात करके न्याय दिलवाने की बातें हो रही हैं। पूरी राजनीति देखिए, चाहे कहा उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि यहाँ के मुजफ्फरनगर के युवा जो हैं पाकिस्तान में जाके चले जा रहे हैं, हर तरह की उल जलूल बातें करी गई। आप लोगों ने भरसक प्रयत्न करा कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी जाए, और उसी में मार खाई। क्योंकि इस देश में अब राजनीति जो है वो विकास की, सत्ता की, सुशासन की चलेगी, वो ना तो जात की चलेगी ना धर्म चलेगी। और यही हाशिया जो है समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने क्या करा, एक स्वप्न दिखाया, और मुझे बड़ी खुशी थी। एक युवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कोई गुंडाई नहीं होगी, कोई हास्यप्रद चीजें नहीं होगी, नाच गाना नहीं होगा, फिजूलपंती नहीं होगी, विकास होगा, पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, धर्म की और जात की राजनीति नहीं होगी। लेकिन करा क्या? जीतने के बाद बिल्कुल उसके विपरीत करा। पूरी प्रशासनिक राजनीति में धर्म और जात, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। नतीजा क्या रहा? आज वहां का जो माहौल है वो इतना सांप्रदायिक माहौल खराब करा, आप लोगों ने खराब करा। हर समय तुष्टीकरण करने में आप लोग बात करते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों की। अरे आपने देखा आजम खान जी ने क्या बोला था? सारा टेप पे है वो बात, सारी चीजें। आपको 200 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं जब से आप आए। क्यों हो रहे हैं? पहले तो नहीं हुए, पहले तो मायावती की सरकार थी तब तो नहीं हुए। क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सांप्रदायिक कम्युनलिज्म का जो है बात करके, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म करके हम जो है जीतेंगे, हम अपना वोट बैंक। और सीखिए भाई, 73 आई हैं, 80 में से आप लोगों को क्या मिला? 5 मिली है, वो भी परिवार की, जिसमें 4 ही जने हैं परिवार के। ठीक, कुछ तो सीखिए, जनादेश से कुछ तो समझिए। मेरा सिर्फ ये निवेदन। गौरव, जल्दी से अपनी बात। रोहित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा सुधांशु जी की बात। हाँ। सबसे पहले सुधांशु जी को यह बताना चाहूंगा, वो कह रहे हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो सत्य को बोलने के लिए जो है पार्टियां ही आगे आती हैं। और सुधांशु जी ये जानते हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे आई और आज उससे भटक गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मेट्रो की बात करी, वो 12 साल वहां मुख्यमंत्री रहे लेकिन मेट्रो नहीं आई। श्री अखिलेश यादव जी ने 2 साल में मेट्रो लखनऊ में ला के दिखाई है। नोएडा में वो मेट्रो आगे बढ़ाई जा रही है। तो विकास कौन कर रहा है ये हर कोई जानता है।
दूसरी बात वो कहते हैं कि 282 सीटें आई हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जीत में भी आदमी को जमीन पे जुड़े रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। इससे ज्यादा मत से सरकारें आई हैं और चली गई हैं। तो ऐसा वक्त आता है कि आपको 282 सीटें मिली, लेकिन आपने जो जनता को वादे किए हैं उसको आप पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। ये चीजें आप अखिलेश जी को बताते हैं कि नहीं? हाँ जी, मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बताया, अगर कहीं मेट्रो आई है तो वो सबसे पहले लखनऊ में आई 2 साल के अंदर, उसके अभी वहां शुरुआत हो गई है। उसके बाद आप देखिए जो सारी जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनकी रोड को चौड़ा करने का अगर कहीं प्रोग्राम आया तो वो उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर आया जी। उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीटें सबसे ज्यादा पूरे देश में कहीं बढ़ी तो वो हमारे लखनऊ में बड़ी ज्यादा मरे हैं सांप्रदायिक हिंसा में। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? लोग किसके राज्य में सबसे ज्यादा मरे हैं सांप्रदायिक हिंसा में? आप रोहित जी, सांप्रदायिक हिंसा में मैं आपको बता दूं रोहित जी, एक सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर का ही उदाहरण ले लीजिए। इलेक्शन से पहले क्यों कराया गया? संगीत सोम के साथ करीब 10 भाजपा नेता ऐसे हैं जो वरिष्ठ नेता जिनके खिलाफ आज मुकदमे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश की कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके नेताओं के खिलाफ इतनी भारी संख्या में सांप्रदायिक दंगा कराने के मुकदमे चल रहे हो। क्या इस पे हम लोगों को एक चर्चा नहीं करनी चाहिए? सुधांशु मित्तल, पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? भाजपा के नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? बोलिए सुधांशु मित्तल। आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास भी, बोलिए सुधांशु जी। रोहित जी, अभी आपने बड़े बड़े वादे गौरव जी से सुने। गौरव जी, इतने विकास की आंधी और इतनी विकास की गंगा आपने बहा दी, तो जनता ने आपको क्यों नकारा ये तो बता दीजिए भाई। क्यों 4 सीट पे रह गए? क्या हुआ? सुधांशु आपने सब कुछ अच्छा 2017 का चुनाव भी आएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए मैं खत्म कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। देखिए ना मैं आपके बीच में नहीं बोलता। जरूर गौरव जी, ये गलत तरीका है। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में आप बोलिए सुधांशु। शिष्टाचार ये कहता है। आप बोलिए शिष्टाचार से आप बोलिए सुधांशु। हाँ, 224 मैं कह रहा हूं, मुझे बोलने दें। 224 सीटें ली थी आपने, बोल तो रहा हूं भाई, बोलने तो दें। 224 सीटें ली थी। आप देखिए जनादेश आपके हक में कितना व्यापक जनादेश था, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे, नकारात्मक राजनीति से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे इस प्रदेश में विकास हो, लेकिन आपने इसलिए 224 दिया आपको। कोई जात पे नहीं दिया, कोई पात पे नहीं दिया, उन्होंने सबने मिलकर आपको जिताया। लेकिन आपने क्या करा? आपने विश्वासघात करा। क्या करा आपने? जात और धर्म इसकी राजनीति करी, अब संख्यकों की राजनीति करी, एक जात विशेष की राजनीति करी। आपने प्रशासन में न्याय प्रियता नहीं रखी, जात प्रिय और धन प्रियता रखी। आपने न्याय पक्ष को जो है नकारा। कभी सोचिए भाई, क्यों आपको नकार दिया जनता ने 2 साल के अंदर? इतना बड़ा जनादेश देने के बाद 2 साल में आपको नकार की जनता अलग कर देती है। देखिए, सिर्फ आपकी राजनीति की वजह से। आप प्रशासन की बात करते हैं, अब मेरे सुधांशु जी मैं बोल रहा हूं 2017 तक तो वेट कर लेने दीजिए उनको। मैं विकास की बात बोलूं। हाँ जी ठीक, वो कह रहे हैं 2017 तक देख लीजिए, अभी से ना कहिए कि नकार दिया जाए। मैं अगर सुधांशु जी आपको एक मैं उदाहरण दूंगा। आपको जनता ने उत्तराखंड में 2014 में लड़े हरा दी बाय इलेक्शन में, और यही अभी 2 महीने हुए हैं और आपको जनता ने उत्तराखंड में नकार दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जनता का विश्वास नहीं रख पाए। आपको भी पता है कि उत्तराखंड में 2 महीने के अंदर आप बाहर हो गए। अभी उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। कहता हूं उपचुनावों में क्या होता है? सुधांशु जी आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए, आप बीच में टोक रहे हैं। आप लोग वहां पे गुंडाई करके अब आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए। जीत लेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है? सुधांशु जी आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए, आप बीच में टोक रहे हैं। अभी आप कह रहे थे बीच में मत टोकिए ना। अखिलेश जी अब मेरी बात सुन लीजिए। गौरव जी, मैंने बात ही नहीं पूरी करी थी, मैंने अभी बात नहीं पूरी करी थी, आप बीच में बोलने लगे। प्लीज किसी की बात सुनाई नहीं देगी, ऐसे जनता समझ ही नहीं पाएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, थोड़ा सा कूलिंग पीरियड ले लीजिए आप, कूलिंग ऑफ पीरियड। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। अखिलेश जी ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। क्या नरेंद्र मोदी के विरोधी हिंसा की राजनीति कर रहे हैं जैसा उन्होंने आरोप लगाया, इस पर हम बात करें ताल ठोक के। छोटा सा ब्रेक, जल्दी आ रहे हैं। ये तो आज नरेंद्र मोदी नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर भी यूपी में होने वाली हिंसा रही। अमित शाह ने भी कहा कि अब यूपी में शांति बनाए रखने का काम बीजेपी कार्यकर्ता अपने जिम्मे लेंगे।
हिंदुस्तान में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं घट रही है, हिंसा की किसी भी घटना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा ये विकास की पूर्व शर्त होती है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा काम कर रही है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नापने का ट्राई हो रहा है और कानून और व्यवस्था के मसले को वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो कुछ भी करे, हम संयम रखें, मगर हम जन जागृति जरूर लाएं, जनता के बीच में जाएं और ये समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश संभालने में सक्षम नहीं है। इसके लिए घर घर जाकर जन जागृति करें और किस तरह से एफिसमेंट की पॉलिसी पर, किस तरह से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए मित्रों हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये तो सुनिए आपने नरेंद्र मोदी की बात और अमित शाह की बात। हमारे साथ गौरव भाटिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस के नेता और सुधांशु मित्तल है बीजेपी के नेता। गौरव, ब्रेक से पहले हमने बात आप पर छोड़ी थी और साथ ही जो बातें अमित शाह ने कही हैं उस पर भी आपका जवाब। अमित शाह जी के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे सब जाहिर है कि भाजपा किस तरह के लोगों को नेतृत्व देना पसंद करती है। वो खुद एक संगीन अपराध में दोषी हैं, चार्जशीटेड है और मुकदमा चल रहा है। ये वही व्यक्ति हैं जो जाते हैं एक सेंसिटिव एरिया में, मुजफ्फरनगर जैसे, और वहां पे बात करते हैं बदला लेने की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हर तरह से सत्ता को पाने के लिए उत्तर प्रदेश में दंगे करवाए और इन्हें ही प्रभारी उत्तर प्रदेश का बनाया गया। हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कैसे कायम रखे। आपको लगता है जो लोग, जरूर कहूंगा, अगर भाजपा के नेता अपने कृत्य सुधार लें तो शायद उत्तर प्रदेश में दंगे होना बंद हो जाएं। अगर भाजपा के नेता जो सांप्रदायिक रूप से भाषण देते हैं उनको बंद कर दें तो शायद उत्तर प्रदेश में सौहार्द बना रहे। वहां की जनता साथ रहना चाहती है, लेकिन भाजपा के नेता नहीं चाहते कि जनता साथ रहे, क्योंकि उनकी जो राजनीति है उसकी रोटियां नहीं सीख पाएंगी। बयान तो आजम खान ने भी दिए थे काफी सारे, 3-4 तो मुझे याद ही हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में सुधांशु जी ने अभी एक बात कही थी, मुजफ्फरनगर दंगों में आजम खान जी का कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं आया था जिसको भड़काऊ आप कह सकते हैं। जो उन्होंने बात करी कि कोई वहां पे पुलिसकर्मी नाम लेके कहता है कि किसी का फोन आया होगा और उसके बारे में टेप्स दिखाए गए थे, ना कि वो श्री आजम खान जी का बयान था। दोनों में बहुत फर्क है। और रोहित जी, एक चीज और आप जान लीजिए कि 153 इंडियन पीनल कोड में धारा है जो तब लगती है जब कोई नेता भड़काऊ भाषण देता है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा नेता अगर किसी पार्टी के हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं 153A में या 295A में, तो वो भाजपा के हैं। और आप नाम देखिए उसमें योगी आदित्यनाथ, ब्रिजभूषण सिंह, LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नलिन कटिल भाजपा के, और सुरेश अंगद।
मतलब सबसे ज्यादा अगर आप कहें कि पूरी टीम इन लोगों ने तैयार कर रखी है ऐसे नेताओं की जो कि भड़काऊ भाषण दें और जनता में जाके सौहार्द को बिगाड़े, और इन तथ्यों पे मैं खड़ा हूं। सुधांशु जी अगर कहते हैं ये गलत है तो बात अलग है। बड़ी अजीब बात नहीं है। देखिए 10 लोग आप बता रहे हैं उनके मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी लोग देश भर में छवि आपकी पार्टी की गुंडों की पार्टी की मानते हैं। खैर मैं वापस आता हूं इस पर, फिर टिप्पणी लेता हूं आपसे। अखिलेश जी बहुत देर से हमारी बातें सुन रहे हैं। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने 2-3 बार हाथ भी उठाया, मैं सवाल ले नहीं पाया आपसे, बोलिए आप अपनी बात। जी 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 सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने मित्र सुधांशु मित्तल जी के जो पहले उन्होंने उद्गार व्यक्त किए उस पे, कि राहुल जी ने जो बोला है आज जो एक अखबार में दिल्ली में छपा है, उसके बाद आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो वक्तव्य आ रहे थे उसे देख रहा था कि कौन बिल्ली खिसियानी खंभा नोच रही है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में दिखा था। ये जो वर्तमान सरकार है, कोई भी सरकार देश में बनती है, कोई भी सरकार, तो उस सरकार का जो मुखिया प्रधानमंत्री बनता है वो सदैव एक आध महीने के अंदर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा है, ये रिवायत भी रही है, अपनी बात करता है और सारे जिज्ञासु पत्रकारों के सवालों के जवाब देता है। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, अतीत में भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो रवायत नहीं है, वन वे है, आरएसएस का कल्चर है। हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही सुनो, जवाब करने की गुस्ताखी करना यहाँ अलाउ नहीं है। और जिस दल का, जिस व्यक्ति का शांति दूत अमित शाह होगा, उसके मुखिया के मुंह से शांति की कोई समझौता न करने की बात कैसे गले से नीचे उतरेगी, ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी ने फोटो खिंचाई थी इमरान मसूद की पत्नी के साथ मंच पर। इन्होंने भी कहा, आपने भी कहा, आपने वो क्या किया था, उसने क्या, उसके पत्नी ने क्या किया था, जो उसने किया वो पहले पार्टी में था, उसको सजा मिली। आपको याद नहीं है बाकी क्या? दूध प्रधानमंत्री के दूध, एक मिनट मैं याद दिला रहा हूं, सब मुझे याद है। मोदी जी के दूध पाकिस्तान के उस हार्डकोर टेररिस्ट मिलते हैं जिसके नामों की रोटियां से करके यहाँ लोग पाकिस्तान चले गए। वो बात तो बता दीजिए इमरान मसूद क्या कह रहे थे? नहीं एक मिनट, नहीं प्लीज मुझे, नहीं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, अपने देश में रह के बात कर रहा हूं। जब दिल्ली में चुनाव के पहले अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाने की बात करके दिल्ली में और गुजरात पहुंचते हैं, तो माननीय मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार की इमरान मसूद क्या कह रहे थे? तो आप ये बताने वाले थे और कहते हैं नहीं, इमरान मसूद ने कब कहा था? सर दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा क्या? कुछ कहा हो तो उसके लिए हम जवाब दें। हमारे इसी कार्यक्रम में इमरान मसूद का वो वीडियो चला था, देखा था, उस चर्चा का हिस्सा थे। कब कहा? पुलिस ने पकड़ा था जी, आपको भी अच्छे से पता है। बीजेपी इमरान मसूद ने इसी चैनल पर बैठकर माफी भी मांगी थी। उसने कब कहा? और कहा कि मैंने ऐसा बोला, उस वक्त मैं भावनाओं में ऐसा कह गया। आज आप कह रहे हैं कि कब कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था? और इमरान मसूद का जिक्र आता है तो आप कहते हैं मुझे याद है, लेकिन चले जाते हैं पाकिस्तान वैदिक साहब के साथ। सुनिए, नहीं, अब आप देखिए, आप सुनना भी सीखें। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो मेरी पार्टी में नहीं था तब बोला था, मेरी पार्टी में रहते यदि कोई बोले, किसी का भी नाम बता दें और कांग्रेस पार्टी ने उसकी हिमायत की हो, आ जाए तो आप उसको माला पहनाकर स्वीकार कर लेंगे और राहुल गांधी तस्वीर खिंचाएंगे, उसको पोस्टर बॉय बताएंगे अपना, और फिर आप कहेंगे कि दंगे दूसरे कराते हैं, हम तो शांति के दूत हैं। देखिए, वो जो कहेगा वो भोगेगा। हम जो हमारे दल में रहते हुए यदि कोई किसी प्रकार के ऐसे बात करता है, अगर हम उसका साथ देते हो तब ना हम दोषी हैं। हम उसके दोष हमको कैसे देंगे आप? लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जो मोदी जी की पसंद अमित शाह जैसे लोग हैं, जिस श्यामाचरण मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के आज ध्वजवाहक अमित शाह हैं, उसके टेस्ट का पता लग सकता है। चलिए सुधांशु मित्तल, सीधा सा अंदाजा लगा सकते हैं। सुधांशु मित्तल जो एक मिनट में बता दूं, एक मिनट और चीज, एक पूरा मत दीजिएगा, एक ही मिनट बचा मेरे पास। हाँ जल्दी से। एक मलय कृष्ण, हाँ एक मिनट दे रहा हूं। मलय कृष्ण आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे जी, उन्होंने
ऑडियो टेप दिया था बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 महीना पहले जी। उसमें ये सारे नेता बैठ करके किस तरह से उस विध्वंस की तैयारी कर रहे हैं, और उसका नाम दिया था इन लोगों ने प्रलय मित्र। उस किताब में इन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो ये लोग विध्वंसक रहे हैं, ठीक। शुरू से सांप्रदायिक रहे हैं। इन्होंने कभी विकास या और दूसरे एजेंडे पे वोट नहीं मांगा। मैंने आपको पूरा वर्बेटम गिना दिया। जी, आपने अपना फैक्ट रख दिया। सुधांशु मित्तल, बहुत कम समय मेरे पास बचा है, मुझे गौरव से एक आखिरी कमेंट भी लेना है, जल्दी से आप अपनी बात रखें। हाँ बस रोहित जी, हाँ रोहित जी, पहली बात मैंने कहा था कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और इन्होंने सिद्ध कर दिया। अब जब कुछ और नहीं चला तो झूठ बोलना चालू कर दो। मोदी जी के दूत जाके पाकिस्तान में मिले। अमित वैदिक जी मोदी जी के दूत नहीं है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मना कर दिया। उसके बाद भी आपको झूठ बोलना तो जरूर बोलो भाई। नकारात्मक राजनीति तुमने करी तो जनता ने सिखा दिया। सांप्रदायिक, अच्छा हम इतने ही सांप्रदायिक थे तो भाई जनता ने क्यों जिता दिया? आप इतने अच्छे थे तो क्यों आपको नकार दिया? कुछ सीख लीजिए, कुछ जनता के सामने नतमस्तक हो जाइए। हम तो नतमस्तक हैं। अभी भाटिया जी कह रहे थे, भाटिया जी जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। प्रशासन आपके यहाँ कैसे चलता है, क्या अराजकता है, सबको पता है। जिसके खिलाफ तुम्हें केस बनाना बना लो भैया, क्या फर्क पड़ता है? जनता सब देख रही है। क्योंकि आपने क्या करा, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, फिर बार बार समझ लीजिए। आपने अल्पसंख्यकों की राजनीति करी, आपने एक जाति विशेष की राजनीति करी। प्रशासन में न्याय नहीं है। प्रशासन में चेहरा देख के तय होता है कि ये गुनाहगार है या ये बेगुनाह है जी। जब आप ये करोगे, इसीलिए जनता में आक्रोश है। और ये आक्रोश आपकी जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति का नतीजा है, आपकी कम्युनल राजनीति का नतीजा है, आपकी सांप्रदायिक के साथ साथ जातिवाद राजनीति का नतीजा है। तो आप और इतना विकास कर दिया था तो भैया जनता आपको समर्थन दे देती। मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तू मैं करने से कोई फायदा नहीं है। प्रदेश आपका है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, वहां संभालिए। 200 से ऊपर राजनीतिक 200 से ऊपर जो है सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं जी। इसकी चिंता करिए। इसका सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रहा है। गंगा यमुनी तहजीब जो है वो आप खराब कर रहे हैं अपने आचरण से। कृपा करके इस प्रदेश को बचाइए। इस प्रदेश के प्रति लोग बहुत आशावान हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ, बाकी जो राजनीति आपको करनी करिए। धन्यवाद। बहुत छोटा एक आखिरी कमेंट, गौरव भाटिया, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा। सुधांशु जी को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा था कि मुकदमे इनके वरिष्ठ सारे नेताओं पे चल रहे हैं सांप्रदायिक दंगा कराने के या भाषण देने के, ये उत्तर प्रदेश में केवल नहीं चल रहे, कर्नाटका में भी चल रहे हैं और भी प्रदेश में चल रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति जो है वो सांप्रदायिक है। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसे कोई भी केसेस नहीं चल रहे जिसमें कि भड़काऊ भाषण देके उन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए हो। तीसरी बात मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि सरकार जो है वो ना माइनॉरिटी की है ना मेजॉरिटी की है, वो सबकी सरकार है। और अगर किसी के हम अपीजमेंट नहीं करते, अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं क्योंकि रिपोर्ट आ रखी है और उसमें स्टडी हुई है, तो उसको आप तुष्टीकरण मान सकते हैं, लेकिन वो हमारा दायित्व है और हम चाहेंगे कि हर समाज को साथ में लेके चले और इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। और सुधांशु जी 2017 में आपको करारा जवाब यही जनता देगी। घमंड मत करिए कि एक बार नकार रही है इसीलिए क्योंकि आप बोलते कुछ और करते कुछ और। 82 सीटें भी ना रहे अगले और आप ना समझे तो ना समझे, जो समझने वाला समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ठीक गौरव जी, आपको अनाड़ी बनना है, जरूर बनते रहिए, हमें कुछ नहीं है, हमें तो कुछ खुशी है। क्या बनाड़ी रहे। ठीक गौरव जी, थोड़ा कांग्रेस के नेता को भी बता देते हैं, ऐसा ना हो कि 282 से 82 रह जाए। जी को भी बता दिया, थोड़ा अखिलेश जी को भी बता देते, कुछ सब बातें आपने हम तो बाद में होंगे, आप तो कहां से 224 से 24 रहने वाले हैं। रोहित जी आखिरी रोहित जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता जो है आपसे ज्यादा अच्छी आप सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात प्रदेश के हित में क्या है, जनता के हित में क्या है, सब ना बोले। आपका कोई सुझाव हो आप दीजिएगा, जरूर मैं माफी चाहता हूँ, समय ओवर हो गया, पूरे देश में किसी की सुन नहीं पा रहा। माफी चाहता हूँ, समय ओवर हो गया। बहुत छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ताल ठोक के ब्रेक के बाद भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों नेताओं का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटें।